Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 7 मई का अखबार उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने कवर करने हैं. Now there are three major editorial जो हमने कवर करने हैं आज. The one and only one जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that is resuscitating multilateralism with India's help. उसके अलावा there is this editorial जो कि एक सजेशन दे रहा है कि आप a warlike state and a bond to rescue. तो जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एक बॉन्ड्स इशू किए गए थे, उस बॉन्ड्स के तरीके से भारत के अंदर और दुनिया के अंदर आज वापस से उन तरीके के बॉन्ड्स को इशू करने की जरूरत आ गई है, उसकी चर्चा करेंगे. उसके अलावा देयर इज दिस एडिटोरियल जो कि बात करता है रेंट कंट्रोल अमिड्स पेंडेमिक. नाउ जिस तरीके से टेनेंट्स और कह लीजिए आपके लैंडलॉर्ड्स का रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है. नाउ इफ यू आर लॉ एस्पिरेंट्स, तो लॉ के किसी भी एग्जाम में अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको ये एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए. मैंने यहाँ पे एक बेसिक नुक्ता जो है कवर किया है, उस पूरे लॉज के पीछे जो थॉट है, जो आइडिया है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसको आज थोड़ा सा एक कह लीजिए एक स्टिमुलस देंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस एडिटोरियल को यूज कर सकते हैं. नाउ एवरीवन वांट्स अ गुड स्टिमुलस. ये एडिटोरियल हम कवर नहीं कर रहे, रीजन बीइंग यहाँ पे से एक ही बात निकल कर आ रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं डेट टू जीडीपी रेशो, एक्सटर्नल डेट, नॉट ओवरऑल डेट बट एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो की अगर हम बात करें तो भारत का करीब करीब 72% के आसपास है. वहीं अगर आप जापान की बात करें तो जापान का है 200% से ऊपर, 200% से ऊपर. लेकिन अगर जापान की तरफ से कोई भी स्लिपेज होती है तो उसको जैसे रैप ऑन द नकल्स इतना किया जाता है, लेकिन भारत को अगर 72% से 73% भी हो जाए तो बहुत चीजें सुननी पड़ती हैं. ये बात बोली है इसके अंदर. उसके अलावा तो गुड स्टिमुलस में वही बोला है कि गरीब गरीब को आप इंश्योर कीजिए, उस वहां पे डिमांड सप्लाई वो जो नैरेटिव है उसको ध्यान से देखिए. सप्लाई साइड के चैलेंजेस को सॉल्व कीजिए, सप्लाई साइड के चैलेंजेस को भी सॉल्व कीजिए और साथ के साथ डिमांड साइड के भी चैलेंजेस को सॉल्व कीजिए. ये दोनों एस्पेक्ट्स को इस एडिटोरियल ने कवर किया है. हमने ये दोनों एस्पेक्ट्स अलग अलग एडिटोरियल वीडियोस के अंदर कवर किए हुए हैं, सारा एनालिसिस देखा हुआ है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ ऑल दीज एडिटोरियल्स आर इंपॉर्टेंट. सबसे पहले देखते हैं रिसस्किटेटिंग मल्टीलेटरलिज्म विद इंडियाज हेल्प, द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल. चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि मैं आपको निष्कर्ष में अभी बता देता हूं, थोड़ा लंबा चौड़ा एडिटोरियल है लेकिन इसमें निष्कर्ष में जो बात कही गई है वो ये है दैट इंडिया नीड्स टू टेक अप द रोल, इंडिया नीड्स टू टेक अप द रोल ऑफ क्रिएटिंग अ कोएलिशन. कैसी कोएलिशन क्रिएट करनी होगी जो कि रूल्स बेस्ड हो, रूल्स बेस्ड हो. एंड आज का जो दौर है जिसमें अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें तो चाइना हर एक चीज के ऊपर ब्रो बीटिंग कर रहा है. मतलब ब्रो बीटिंग मतलब कि वो आंख दिखा रहा है. ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ कदम उठाता है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आवाज उठा देता है, ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता है कि देयर विल बी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप हमारे खिलाफ. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि हमें एक इंडिपेंडेंट शिनाख्त करनी होगी, एक कह लीजिए कि पूरा इंस्पेक्शन करनी होगी, ट्रायल करना होगा कि किस तरीके से चाइना में से ये वायरस निकल कर आया. तो ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे दी चाइना ने, राइट. दैट वाज वन थिंग. उसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कहा कि हमारे पास फॉल्टी पीपीई किट्स और मेडिकल इक्विपमेंट आया है, तो इंडिया को भी चाइना ने धमकी दे दी थी. आपको याद होगा 2 दिन पहले की खबर है ना. तो ये सारी की सारी चीजें जो है दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन एस्पेक्ट एंड वो है चाइना इज प्लेइंग अ बिग ब्रदर, चाइना इज ट्राइंग टू बुली ईच एंड एवरी कंट्री. तो इस पूरे एस्पेक्ट को चेंज करने की बात कही जा रही है कि व्हाइल यू आर रिसस्किटेटिंग द एंटायर मल्टीलेटरल रिजीम. फॉर एग्जांपल अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ इज सेड टू बी फेलिंग. इफ यू टॉक अबाउट डब्ल्यूएचओ एज वेल, तो डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए सोशल सेक्टर और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होने के बावजूद भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है. यूएस ये बोल रहा है कि ये फेवरेटिज्म कर रहा है, इट इज फेवरिंग, WHO इज फेवरिंग नॉट यूएस, WHO इज फेवरिंग चाइना. सो ऐसे जब हालात होते हैं तो भारत के लिए क्या रोल रह जाता है वो इस एडिटोरियल में बोला गया है. मल्टीलेटरलिज्म इज पॉसिबली एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट टुडे एंड व्हेन द नीड फॉर इट इज मोस्ट डायर देन एवर बिफोर. आज हमें किस लिए मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत है, वो इस वजह से बिकॉज हमें वैक्सीन तैयार करनी है. किसी का भी ध्यान सही तरीके से वैक्सीनेशन के ऊपर है ही नहीं. सब लोग हर्ड इम्यूनिटी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं. हर्ड इम्यूनिटी लॉकडाउन ये सारी की सारी चीजें डिले कर सकती हैं, लेकिन इस पेंडेमिक को अगर कोई एंड कर सकता है, डिले नहीं, अगर एंड कर सकता है तो वैक्सीन कर सकती है. वैक्सीन विल एंड दिस पेंडेमिक.
एंड उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो सबके सब लोग आईपीआर इश्यूज को लेके पकड़ कर बैठे हैं, जिसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो एनालिसिस में भी की है। इंडिया में बी यूनिकली पोजिशन्ड टू हेल्प रिसस्किटेट मल्टीलेटरलिज्म, जहां पे यूएस इज फेसिंग मल्टीपल इंटरनल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल अभी नवंबर में यूएस के अंदर इलेक्शंस आने एंड आप देखेंगे कि देयर विल बी स्टार्क पोलैरिटीज इन दी वोटर्स केस, बिकॉज बहुत सारे लोग लॉकडाउन के फेवर में है वहां पे एज ऑफ नाउ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन सब बोगस है, सब बकवास है, सब ढकोसला है। नाउ न्यू दिल्ली टुगेदर विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स, ऐसे लाइक माइंडेड पार्टनर्स जिनको अभी तक आपने बेसिकली टैप नहीं किया है, उन कंट्रीज के पूल को जिनको आपने अभी तक टैप नहीं किया है, जिनसे अभी बातचीत नहीं हुई है, उन जैसी कंट्रीज के साथ भी आपको मिलना पड़ेगा एंड विल हैव टू अज्यूम अ लीडरशिप रोल इन स्ट्रेंथनिंग द कंस्ट्रक्टिव ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन। अब चाइना के बारे में अगर आपको बोला जाए तो चाइना इज फेसिंग अ ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। इंडिया में इवन कंसिडर अ लास्ट डिच अटेम्प्ट एट मीडिएशन। तो भारत मीडिएशन का काम भी कर सकता है, चाइना की नजरों में ऊपर भी उठ सकता है। चाइना की नजरों में ऊपर अगर उठ जाएगा तो चाइना की तरफ से जो इश्यूज आ रहे हैं हमें उससे भी छुटकारा मिल जाएगा एंड देयर कैन बी अ मीडिएटिव या कह लीजिए मीडिएशन का प्रोसेस हो सकता है, जिसमें आप कंसिलिएट कर सकते हैं चाइना और बाकी सारी दुनिया में, टू टेम्पर व्हाट इज इंक्रीजिंगली सीन एज चाइनीज या बीजिंग यूनिलेटरलिस्ट रिविजनिज्म। सॉरी, नाउ जो ये यूनिलेटरलिस्ट रिविजनिज्म है चाइना का, ये बेसिकली ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर 1% स्टेक उठा लिया था चाइनीज बैंक ने। तो इस तरीके की चीजें जो चुपचाप चाइना जो है यूनिलेटरली चीजों को रिवाइज किए जा रहा है, उस चीज को रिवाइव करना, रिवाइव द प्रॉमिस ऑफ द ग्रेजुअल सोशलाइजेशन ऑफ चाइना इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम। वापस से चाइना के खिलाफ जो कह लीजिए अब आवाज उठ रही है, उसके अलावा वापस से चाइना को सोशलाइज करना, उसको अलाउ कर पाना, उसको बेसिकली एनेबल करना कि वो वापस से इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बन सके एंड इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड रूल्स दैट रेगुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। नाउ बेसिकली अगर आप बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ के 3 मेजर फंक्शंस हैं और तीनों के तीनों फंक्शंस में पैरालिसिस हुआ है, लकवा मारा हुआ है। नेगोशिएशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेगोशिएशंस लीड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट्स लीड टू ट्रांसपेरेंसी। तो ये 3 मेजर कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के, और तीनों के तीनों में मार खा रहा है डब्ल्यूटीओ। Now, one sign of that deep-rooted malice, the severely dented credibility of WHO, is another recent indicator कि multilateral regimes जो है fail कर रही हैं। चाहे आप WTO की बात करें, चाहे आप WHO की बात करें, जितने जितने W है सब fail कर रहे हैं। Now, the pandemic has heightened the crisis of multilateralism, not created it. ये पहले से ही exist कर रहा था amidst many cracks in the system. Now, particularly अगर मैं बात करूं तो जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO, उसकी फंडिंग यूएस रोकने की बात कर रहा था इस साल जनवरी के अंदर। और उसके बाद अगर WHO की बात करें तो इसी साल अप्रैल के अंदर WHO की फंडिंग रोकने की बात कही गई है। अगर फंडिंग रुकेगी एंड फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को की फंडिंग रुक जाएगी, तो फंडिंग रुकने से उसमें अपॉइंटमेंट्स नहीं होगी, अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी तो डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे? अगर डिस्प्यूट्स सेटल नहीं होंगे तो बेसिकली आपने पैसा रोक के तो अपने हक में फैसला जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर ली ना। तो यूएस इसी तरीके से सारा काम कर रहा था। तो बेसिकली इस वजह से कह लीजिए या बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, ये मल्टीलेटरल जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फेलिंग दे ऑल वर फेलिंग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको मैग्नीफाई किया कह लीजिए कोविड-19 ने। ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे लेकिन सिर्फ मैग्नीफाई कर दिया कोविड-19, राइट? चलिए, the underpinning assumption of post-war multilateral system was that peace और prosperity हाथों हाथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, parallel, right? So peace and prosperity go hand in hand. Countries with fundamentally different domestic systems of governance did not form a part of this multilateral order, as was the case with the Soviet bloc in the Cold War years. So basically this multilateral system was not basically जिसको कहा जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था, ना तब था ना आज है। आज भी इसकी वजह से बहुत सारे रेपरकशन निकल के आ रहा है। None of our multilateral institutions was built for a world where the ties of interdependence, which were supposed to enhance the well-being of all, could themselves be weaponized for nationalistic gain
at the expense of other players. For example, आप यूएस की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, they are weaponizing these institutions, these tools, जिसमें आप इंटरडिपेंडेंस के ऊपर टाइज को बेस करना चाह रहे थे ताकि सारे के सारी जनता की पूरी दुनिया की वेलबींग इंश्योर हो सके। अब कुछ लोग, कुछ कंट्रीज जो है उसको वेपनाइज कर रहे हैं फॉर नेशनलिस्टिक गेन्स। अब उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये आप सबको पता है कि यूएस जो है अगर अपने हिसाब से इस सारे के सारे प्रोसेस को यूज करने लग जाएगा तो बाकी दुनिया के साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। एंड सिमिलर इज द केस विद चाइना। डिस्क्रिमिनेशन जो है सिमिलर केस है चाइना के साथ भी। चाइना भी यही चीज कर रहा है, चाइना आज ये कर रहा है, द मिस यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स और लूप होल्स विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स बाय सेवरल कंट्रीज, स्पेशली बाय चाइना। यूएस भी यही चीज करता है via forced technology requirements, intellectual property rights violation, subsidies, etc., to gain an unfair advantage in trade relations was already attracting critique in the last years. पुराने काफी समय से इसके ऊपर बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज, ये भी तो बात है ना कि उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। उनकी आवाज इसलिए कोई नहीं सुन रहा था, रीजन बीइंग दे वर मोस्टली फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड कंट्रीज लाइक इंडिया। व्हेन यूरोपियन यूनियन पुट आउट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, चाइना स्टेप्ड इन एट सर्बियाज रिक्वेस्ट। तो चाइना उस समय आगे आ जाता है। लेकिन चाइना का जो ये कोरोना वायरस डिप्लोमेसी है, इट डिड नॉट स्टॉप देयर। व्हेन इंडिया कंप्लेन्ड ऑफ द टेस्ट किट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, दे वर फॉल्टी, चाइना स्लैम्ड इट फॉर इररिस्पांसिबल बिहेवियर। बताओ ये क्या बात हुई कहने की, अगर फॉल्टी है तो कोई बोलेगी भी नहीं, राइट। एंड सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के केस में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया के केस में भी चाइना थ्रेटन्ड इट विद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है चाइनाज अर्ली हैंडलिंग ऑफ एपिडेमिक उसके ऊपर करते हैं। एंड इवन इनफैक्ट देयर आर रिपोर्ट्स कि चाइना ने लाशों को समुद्र में गिर दिया, सी के अंदर गिर दिया। There are also rumors of that. Add to this the dangers of using faulty equipment on critical patients, plus the risks that several actors, including EU and India, European Union और India को मिला के, see of predatory takeovers of their companies by China. So basically इसी वजह से countries like Germany, countries like India, they basically revamped their FDI policy, अपनी FDI policy को वापस से चेक किया, रिविजिट किया एंड उसमें कुछ कुछ ऑल्टरेशंस की। Pandemic is teaching countries through bitter experience that weaponized interdependence, ये weaponized interdependence basically आज के multilateral world की विडंबना है। It is not just a theory but a practice that is rapidly evolving, and it can have life and death consequences for many, particularly वो लोग जो कि developing world में रहते हैं। Against this background, repeated calls by heads of governments and international organizations urging countries to remain committed to multilateralism rings hollow. Reason being कि आप ये सब बोल तो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? अगर ओनली फ्यू को अगर फायदा हो रहा है तो ऐसा लेटरलिज्म सॉरी किसी को नहीं चाहिए। द रेमेडीज आर ऑब्वियस। अब रेमेडीज क्या है जो इस एडिटोरियल में बताई गई है? पहली चीज, द नीड फॉर रीअश्योरेंस एंड पॉलिसीज दैट रिफ्लेक्ट अ रिन्यूड कमिटमेंट टू raison d'etre of multilateralism. Raison d'etre basically the reason behind of multilateralism. जो यूएस है वो रिट्रीट कर रहा है, इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इन वर्ड एंड डीड दैट ऑटार्की इज नॉट द वे फॉरवर्ड। ऑटार्की मतलब सिंगुलर एंटिटी जो है पूरी की पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करे, एंड दैट इट रिमेन्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ ensuring ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड अटेंडेंट प्रॉमिस ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सो बेसिकली यूएस जो पीछे हट रहा है, जो आज यूएस में हालात हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो करीब करीब 70,000 केसेस यूएस के अंदर हैं कोरोना वायरस के, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, राइट। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप रिट्रीट कर भी रहे हैं तो आप ऑटार्की से बाहर निकलकर पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएं, इस चीज की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सम स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। अभी तक ऑलरेडी जो आपने कपलिंग की हुई है, जो इस तरीके से आपने कनेक्शन जोड़े हुए हैं, उसको डीकपल करना होगा, हैंडल्ड स्मार्टली इन कोऑपरेशन विद other like-minded countries. It will undoubtedly cause considerable disruption in the existing global value chains. लेकिन उससे फायदा क्या होगा? This will result in a shrinking global economic pie, but still we will be less prosperous and yet more secure. हालांकि हम लेस प्रॉस्परस होंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक पाई जो है वो श्रिंक कर जाएगी, लेकिन स्टिल वी विल बी मोर सिक्योर
मल्टीलेटरलिज्म और क्या जरूरत है? मल्टीलेटरलिज्म दैट रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर डीकपलिंग विल नेसेसिटेट क्लोजर कोऑपरेशन with some and distancing from others. For example, distancing from countries like China, distancing from countries like US, and बाकी और आपको recognize करने पड़ेंगे ऐसे coupling initiatives जहां पे आप और countries को include करें. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो देर आर सो मेनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत अच्छे तरीके से अभी रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है. सिमिलरली देर आर अफ्रीकन कंट्रीज जिसके साथ भारत सही तरीके से डीलिंग्स नहीं कर पा रहा है, एंड भारत कैन इंडिया कैन टेक अप दैट रोल in case of multilateralism 2.0. The current crisis in multilateralism could be remarkable opportunity for India, a country whose pluralism, democracy, and liberalism have often been underestimated by the West. Now, at the immediate level, abhi ke abhi kya karna hai? The gains are obvious. India has also maintained a consistent reserve about a blanket entrenchment in global value chains. As some constituencies in the West seek a gradual decoupling from China, they would be well served to look towards India. भारत की तरफ अगर वो देखें जो चाइना से बाहर निकल कर आ रहे हैं तो वो फायदे में रहेंगे एंड भारत भी. एंड ऐसे में कल की न्यूज है दैट इंडिया हैज टेकन अप अ पीस ऑफ लैंड जो कि लग्जमबर्ग के बराबर का है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है. इतना लैंड जो है भारत ने अलग से निकाल के रखा है कि जितनी भी कंपनीज जो चाइना को छोड़ के आएंगी वो भारत आ जाए, उनको खुला दिल से वेलकम है. नाउ India could work closely with the Alliance for Multilateralism. Now, this is an initiative जो कि जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर निकाला था. इसको हम वीकली करंट अफेयर सीरीज में 2 दिन रुक जाइए, वीकली करंट अफेयर सीरीज में संडे के संडे जो हम चलाते हैं उस सीरीज के अंदर कवर करेंगे, गहराई से कवर करेंगे. वर्किंग टुगेदर विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज कुड फर्दर एम्पलीफाई इंडियाज वॉइस. अपनी आवाज को और बुलंद करना होगा. डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के ऐसे ग्रुप्स ढूंढने होंगे जहां पे उनकी बातें सुनी जा सकें. चाइना में रिकवर फास्टर देन मोस्ट इकोनॉमिकली एंड its military might remains intact. Its image as a reliable partner has suffered a huge rent. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. Neither aid diplomacy nor unleashing of Chinese soft power can easily recover the trust deficit that exists today between China and most of the rest of the world. ना ये चीज समझनी बहुत जरूरी है. अगर चाइना वापस से रिकवर कर भी जाता है तो बाकी बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो चाइना की तरफ सही तरीके से नहीं देखेंगे, एंड ऐसे में भारत जो है ऐसे में मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है. 2+1 वाली चीज भारत के फेवर में हो सकती है. कौन से वाली चीज? 2+1, जहां दो कंट्रीज मिलके एक कंट्री के साथ बायलैटरल टाइज बनाती हैं. नाउ instead India could lead a coalition to bridge this deficit of trust through a regime of incentives and sanctions that seek embed Beijing into a much more guided and directed socialization into the rules of international system. तो इस तरीके से इंडिया के रोल को डिफाइन करता है ये एडिटोरियल. इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने भारत का रोल निकालना है. करंट अफेयर्स के लिए ये अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म निकालना है, एंड दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसके अलावा अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हैं वो नोट कर लेते हैं तो वो किसके पर्सपेक्टिव से? एज यूजुअल एसेज के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि आप उन्हें नोट कर लें. चलिए आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ. इसमें से एक ही एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है जिसको आपने थोड़ा संभाल कर रखना है. मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है. अ कंसोल बॉन्ड इशू. अ कंसोल बॉन्ड इशू इज अ मोर कंपेलिंग सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट. कैसे? इवन इन द बजट जो अभी रिसेंटली पेंडेमिक से पहले सरकार ने इशू किया था उसमें भी बोला था दैट अराउंड ऑफ बैलेंस शीट बोरिंग जो है दैट वुड बी अबाउट 1% ऑफ द जीडीपी एंड ओवरली एक्सेसिव टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट्स ये एक्सपेक्ट किया था. तो फाइनेंशियल डेफिसिट नंबर्स is set to grow with by a wide margin due to revenue shrinking from the coming depression that will most certainly be accompanied by a lack of appetite for disinvestment as well. अभी आप डिसइन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं रहेंगे. अगर आप चाहेंगे तो भी आपको सही पैसा सही दाम नहीं मिलेगा तो आप करेंगे नहीं, राइट? तो वो सारी की सारी चीजें रुक जाएंगी. तो ये 2.1 लाख करोड़ रुपीस जो डिसइन्वेस्टमेंट से आना था वो एक्सेसिव टारगेट वो भी खत्म हो गया, वो भी मान के चलो. इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर दैट वाज प्लान्ड, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड नियरली about 5 to 6 lakh crore rupees as stimulus. तो वो पैसा कहां से आएगा? While 60% increase in ways and means advances limits for states is a welcome move. अब ways and means advances basically वो पार्ट होता है स्टेट्स के बजट का जो स्टेट्स जो हैं सीधे तौर पे
एज लोन्स और एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो गैदर करते हैं, मस्टर करते हैं। 60% इंक्रीज किया। पहले अगर आप 100 रुपए ले पाते थे तो आज अब 160 रुपए ले सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड रिसेंटली, जिसमें आरबीआई ने ये चीजें भी अलाउ की थी, गवर्नमेंट ने भी ये चीजें अलाउ की थी। मेनी स्टेट्स हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर डबल द लिमिट्स ड्यू टू शॉर्टेज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी होने की वजह से ऑलरेडी आप 160 कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी 200% पे, ऑलरेडी 200% पे हैं। ना तो जीएसटी सही तरीके से आ रहा है, ना फ्यूल के ऊपर से टैक्स आ रहा है, ना लिकर की तरफ से टैक्स आ रहा है। वो तो चलो अभी 2 दिन जैसे लॉकडाउन खुला है तो वहां से पैसे आ रहे होंगे, बट स्टिल government and RBI need to understand that half measures will do more harm than good. It will only lull us into a false sense of security, much like a lockdown without adequate testing, right? As we wage a war, united war against this virus, it would be interesting for us to look at wartime methods for raising financing. तो वही चीज कंसोल बॉन्ड आगे एक्सप्लेन किए गए। वन सच मेथड हैज बीन यूज्ड अर्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका नाम है कंसोल बॉन्ड। 2014 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, a century after such first world war had started, paid out 10% of the total outstanding console bond debt. तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग कंसोल बॉन्ड डेट था उसका 10% अब जाके 2014 में करीब करीब सेंचुरी आफ्टर, 100 साल बाद जो है पे किया। द बॉन्ड विच पेड आउट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% वर इशूड इन 1917, 1917 में इशू किए गए थे, एज द गवर्नमेंट सॉट टू रेज मोर मनी टू फाइनेंस ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको मैं अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज में और गहराई में बताऊंगा। वीकली करंट अफेयर सीरीज में कंसोल बॉन्ड के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। सिटीजंस वर आस्क्ड टू इन्वेस्ट विद द एडवर्टाइजिंग मैसेजिंग, इफ यू कैन नॉट फाइट you can help your country by investing all you can in 5% exchequer bonds. Unlike the soldiers, investors runs no risk. तो सोल्जर्स को जान का खतरा है, माल का खतरा है, लेकिन इन्वेस्टर को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 5% एक्सचेकर बॉन्ड्स हैं। 5% के ऊपर आपको बेसिकली प्रिंसिपल के ऊपर 5% कंफर्म्ड है। नाउ जहां पे आप पीएम केयर्स फंड शुरू कर रहे हैं, उसकी जगह पे अगर आप प्रोसीड ऑफ द बॉन्ड्स, अगर आप ये बॉन्ड इशू करते तो इसके प्रोसीड्स दे कुड बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर डेक्टर्स टू अ स्टिमुलस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। कहीं पे भी उसको यूज किया जा सकता था, लेकिन अभी पीएम केयर्स फंड कहां पे खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, वो उसका कुछ अता पता नहीं है। विद द फॉल ऑफ रियल एस्टेट, गिवन द लैक ऑफ सेफ हेवंस outside of gold, the bond would offer a dual benefit of a risk-free investment and for investors, dual benefit वो ऑफर करेगा। एक तरफ आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इंश्योर कर देंगे, दूसरी तरफ आप एक सेफ हेवन क्रिएट कर देंगे। When instrumented, it would be issued by the government on a perpetual basis with a right to call it back when it seems fit. कभी भी आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। कॉल बैक करना मतलब उसको लिक्विडेट करना। An attractive coupon rate for the bond or tax rebates could also be an incentive for the investors. कि आप एक कूपन रेट फिक्स कर दीजिए, आप कह दीजिए कि दिवाली तक इसके इतने लगेंगे, उसके बाद इसके इतने लगेंगे, ऐसे करके भी आप इंटरेस्ट रेट्स जो है फिक्स कर सकते हैं। एंड उससे फायदा ये हो सकता है कि इसमें इंसेंटिव्स हो सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड्स. The government can consider a phased redemption of these bonds after the economy is put back on the path of high growth, a process that might take much longer for every day we extend this lockdown. जितना समय आप लॉकडाउन में रहेंगे उतना ही ज्यादा समय आपको वापस रास्ते पे आने में लग जाएगा. अगर आप ज्यादा दिन लॉकडाउन पे लगेंगे तो आपके रास्ते लग जाएंगे, राइट? तो चलिए, इन दिस एडिटोरियल दिस इज दिस मच. आगे चलते हैं आखिरी एडिटोरियल की तरफ, द रेंट कंट्रोल एमिड्स पेंडेमिक. तो पेंडेमिक के दौरान रेंट कंट्रोल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है. फटाफट से देखते हैं इसमें क्या बोला है. नाउ पहली चीज तो ये कि जितने भी रेंट कंट्रोल के केसेस हैं उनको फटाफट से आप डिस्पोज ऑफ करें, तभी फायदा होगा. लॉ मैंडेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंसीज नीड टू बी मेड एप्लीकेबल अक्रॉस द स्टेट्स. अभी ये सभी स्टेट्स को एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है. गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, माइग्रेंट्स देमसेल्व्स are urging landlords to stop evictions as it would exacerbate the pandemic. ये पेंडेमिक को और भी एनहांस कर सकता है, उसके इफेक्ट्स को और ज्यादा बढ़ा सकता है. It does not help matters that public policy makers do not know who these landlords actually are, since the vast majority of the rent arrangements in India are informal and unrecorded. ज्यादातर रेंट जो है इनफॉर्मल है और अनरिकॉर्डेड है.
Now, as of now, governments are ordering or requesting landlords to excuse the rent or stop evictions on the basis of Disaster Management Act of 2005. Now, यहाँ पे सरकार थोड़ा सा गलत कदम उठा रही है. Reason being, what government should do instead is Model Tenancy Act of 2019. उसको यूज करना चाहिए, लेकिन अभी सरकार ऐसा नहीं कर रही है. अभी हमें एक चीज कवर करनी है, एक चीज समझनी है. That is, landlords have a right to evict the tenants as per any agreement they may have mutually. किसी भी एग्रीमेंट के तहत आप बात करें तो लैंडलॉर्ड्स के पास इविक्ट करने का हक है, अधिकार है टेनेंट्स को बाहर निकालने का. एट द सेम टाइम, टेनेंसीज आर नॉट अनरेगुलेटेड बाय लॉ. टेनेंसीज के ऊपर बहुत सारे कानून हैं. दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट्स रेंट कंट्रोल लॉज, है ना. जैसे ईस्ट पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसी तरीके के बहुत सारे एक्ट्स हैं. हरियाणा का अलग है, लैंड सीलिंग एक्ट भी है. उसी तरीके के और सारे टेनेंसी लॉज हैं, लैंड लॉज हैं. वो सारी चीजें आपको समझनी होंगी लॉ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप लोगों ने जुडिशरी में पर्टिकुलरली ये बहुत सारे एक्ट्स कवर किए हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको समझना होगा द टिपिकल रेंट कंट्रोल लॉज हैव हिस्टोरिकली फेवर्ड टेनेंट्स. हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो वो टेनेंट्स के फेवर में. in extremist, in fact, the logic being driven by a popular conception of landlords as petty capitalists exploiting poor. तो लैंडलॉर्ड्स को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, टेनेंट्स को वल्नरेबल शो किया जाता है. दिस इज ओनली पार्टली ट्रू. रीजन बीइंग के बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं, स्पेशली इन द रेंटल हाउसिंग मार्केट इन द पुअर पार्ट्स ऑफ आवर सिटीज, दे आर एज पुअर एंड वल्नरेबल एज देयर टेनेंट्स. Consumption data for poor households in urban areas indicate a lack of uniform savings or access to socio-economic safety nets for both landlords and tenants. तो दोनों के दोनों को सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स नहीं अवेलेबल है. एंड इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स की हालात कई जगहों पे तो आपके टेनेंट से भी ज्यादा खराब है. कि टेनेंट्स के बराबर तो खराब है ही, उनसे ज्यादा खराब भी है बहुत सारी जगहों पे, जहां पे उनका गुजारा बिना रेंट के नहीं हो पाएगा. तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको दो चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ, वी हैव टू मेक rent act applicable across more and more tenancies. This means that सारी की सारी जितनी भी tenancies हैं, जहां जितने भी किराएदारी है, उसको including those informal in nature, they must be registered under the act. उनकी registration होनी चाहिए, ये जरूरी है. This is the only way we will know who actually the landlords and tenants are. कौन landlord है, कौन tenant है, वो तभी आपको पता चलेगा जब ये registration होगी. And where these houses are, ये घर कहाँ पे है, किस किस के घर है. तो ऐसे में तमिलनाडु हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड. तमिलनाडु इज वन स्टेट जिसने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है सच एन अथॉरिटी दैट मैनेजेस द पोर्टल फॉर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशंस. नाउ रेंट एक्ट्स की अगर मैं बात करूं, एज वेल एज मॉडल टेनेंसी एक्ट, दे नीड अ फोर्स मेजोर क्लॉज फॉर इमरजेंसीज लाइक दीज. फॉर एग्जांपल, ये जो पेंडेमिक आया, नाउ इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है. इज फोर्स मेजोर अ COVID-19 event. Is force majeure a COVID-19 event? Make sure कि आप उस वीडियो को साथ के साथ जरूर देखिएगा. That video is really important. उसको जरूर देखिएगा. आपको हॉट लीगल इश्यूज की प्लेलिस्ट के अंदर वो मिल जाएगी. हॉट लीगल इश्यूज, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी. बहुत जरूरी वीडियो. Now, we still need to consider that landlords may not be able to afford a rent-free month. They need rent for their own survival as well. For this, a mobilization of houses, welfare and disaster funds is required to make up for this loss of rent. अगर ये नहीं करते हैं तो उनका जो जीवन यापन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Funds could also be crowdsourced. उनकी crowdsourcing आप कर सकते हैं. Acquired from corporate social interest, CSR से उठा सकते हैं आप. And grants from international and national donor organizations. तो वहां से भी आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं और उन फंड्स को यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज फार्मर्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए टेनेंट्स. नाउ द एडवांटेज ऑफ हैविंग रजिस्टर्ड टेनेंसीज वुड देन बी एविडेंट because the government would be able to channel funds directly into the accounts of landlords and tenants. ठीक है जी. चलिए, अब बारी आ जाती है आज के डेटा पॉइंट की. आज का जो डेटा पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट जॉब लॉस माउंटिंग. तो ये जो जॉब लॉस हो रहा है, करीब करीब 122 मिलियन पीपल इन इंडिया लॉस्ट देयर जॉब्स इन अप्रैल के महीने में अलोन. इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ a lot many people have lost their jobs. Now this is one particular data point जिसको आपको एक जगह पे नोट जरूर कर लेना है. ये नोट कर लीजिएगा, अप्रैल के महीने में बहुत सारे भारत के लोगों को
जॉब लॉस का सामना करना पड़ा है। तमिलनाडु वाज अमंग द वर्स्ट हिट स्टेट्स। It estimated unemployment rate in April was as high as among the states, and its labor participation rate among being the lowest. Kerala had the lowest labor force participation rate in April. ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछ लेती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना के। सो मेक श्योर कि आप इस चीज को भी एक जगह पे नोट कर ले। द काउंट ऑफ फार्मर्स इंक्रीज्ड इन अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू दिस CMIE। नाउ CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। CMIE की जो ये रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू CMIE, व्हेन जॉब्स इवेपोरेट इन अदर सेक्टर्स, पीपल रिवर्ट बैक टू देयर फार्म्स। तो ये लोग वापस जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं। पहले खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ आए थे। उसमें एक स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्या स्कीम। आर्या स्कीम के बारे में एक स्टूडेंट स्टोर जी है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया हुआ है। उस चीज को, आर्या स्कीम को जरूर पढ़ के जाइएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलिए आज के इस वीडियो एनालिसिस में इतना ही। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना है और लाइक तो करना ही करना है बॉस, है ना। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है? बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि आवाज आएगी ऐसे करके टिडिंग, है ना। तो उससे क्या होगा? आपके और हमारे बीच की दूरी को ये दूर कर देगा। सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी। टेक केयर, हैव एन ऑसम डे अहेड।